जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैर खैरियत होंगे यार। तबीयत सेहत भी ठीक होगी क्यों जी। ये तो यार ये लगा लें क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। तो यार आज हम करने वाले हैं रिएक्शन ऑन एक स्केरी वीडियो मिली है मुझे, जो कि कोई एक्चुअली स्टोरी वाली हिस्ट्री के कुछ है केसेस हैं उस पे से। इस वीडियो का नाम है द स्केरियस्ट डेमोनिक पोजेशन केस इन हिस्ट्री। भाई जुड़ के रहो मेरे साथ, अलग नहीं होना हमने। ओके अच्छा स्टार्ट करते हैं अभी अपना जो रिएक्शन को। हमने कहा यार थोड़ा सा चेंज करके आपको रिएक्शन भी दिया जाए। बड़ी देर होगी रिएक्शन नहीं है। लास्ट हमारा जो रिएक्शन था बड़ा अच्छा वो उन्होंने परफॉर्म किया था, लेकिन अब हम एक और रिएक्शन करते हैं। जनाब स्टार्ट करें रिएक्शन का। जरा भाई को पता होता है, मुझे तो पता नहीं। चलो ये है वो 3 सबसे डिमोनिक केसेस जिन्हें देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया था। सो अगर तुमको नहीं पता कि डिमोनिक केसेस क्या होते हैं तो डिमोनिक केसेस वो होते हैं जहाँ पर एक बहुत ही इविल स्पिरिट एक ह्यूमन पर कब्जा कर लेती है। सो इस कॉन्सेप्ट पर ऑलरेडी काफ़ी सारी मूवीज़ बनी हुई हैं एंड काफ़ी सारे केसेस तुम लोगों ने सुने होंगे। बट जो बात इन 3 केसेस को बाकी सारे केसेस से अलग करती है वो ये है कि दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें भूत प्रेतों पर एंड डिमोनिक चीज़ों पर यकीन नहीं होता है। बट जिन या इन चीजों पे मेरा उत्तर तो फाड़ ले रहा है। यार बात तो ये है कि वैसे होते तो हैं जिन, मेरे जान तक ख्याल होते तो है यार। हमें तो बचपन में कहा गया कि यार जनाब जिन का कोई नामो निशान नहीं है, ये वो हर बच्चे को यही कहा जाता है। लेकिन मेरा जो जहाँ तक ख्याल है, मुझे जहाँ तक सुना भी हुआ है, होते हैं बट ये है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाते ऐसे ही किसी आम इंसान को, जब तक आप उनको तंग ना करो। इन सारे केसेस के स्टोरीज एंड डिटेल्स इतने ज्यादा बोन चिलिंग है कि तुम्हें डरने के लिए भूतों पर यकीन करने की जरूरत ही नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, इस केस ने मुझे इतना ज्यादा पैरानॉइड कर दिया था कि मैं 4 दिन तक चैन से सो नहीं पाया था। सो इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस वीडियो को बनाने के लिए। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज मैं तुम्हें एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का डिस्क्लेमर देने वाला हूँ। सी मुझे पता है कि तुम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया था कि तुम देख सको कि ये केसेस है क्या, बट हियर मी आउट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ पैरानॉइड यू फील आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो ये दरअसल एक 3 पार्ट्स। एक चीज का नाम भूल गए। क्या? इस चैनल का नाम है डिस्टर्बिंग समथिंग। इसको मैं लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा वो बर्ड होता है, स्ट्राइक ना आ जाए तो वो कम जहाँ पर मैं हर एक पार्ट में इनमें से एक 37 demons 37 जो तुम चाहते हो कि मैं उसे स्टडी करूँ तो तुम मुझे मेरे डिस्कॉर्ड पे बता सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पे तुम मुझे मेल कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। लेट्स गो स्टार्ट। Yes. How old are you? 12. 12 Is there someone inside रियल you? स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है, ये बात याद रखिए। कहाँ किया? ओए 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 साल था 1973। एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम होता है द एग्जॉर्सिस्ट। सो बाकी हॉरर मूवीज की तरह लोग भी ये मूवी देखने के लिए मैंने देखनी है एक्चुअली। उन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिला बिकॉज इस मूवी को देखने के बाद लोग थिएटर में ही बेहोश होने लग गए एंड वॉमिट करने लग गए बिकॉज दे आर शॉक, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक डिमोनिक पोजीशन वाली मूवी इतनी ज्यादा ब्लरी एंड ग्रूसम होगी। एंड कुछ टाइम बाद ही थिएटर में से इस मूवी को बैन कर दिया। ये रियल में भी होता है, मतलब जो उन पे असर आ जाता है। हाँ होता है भाई, मैंने कुछ बंदे देखे हैं। मतलब एड्स मूवी जो है, मैंने उसके बारे में बड़ा सुना था कि यार लोगों ने वो खुद ही जोकर बन के, कोई जोकर बन गया था। नहीं एक वो रियल लाइफ पे स्टोरी पे थी ना, एक बंदा था कुछ उसने कत्ल शतल किए थे दिया गया, जो कि न्यूज़ में थोड़ा मसाला ऐड करते हैं। बिकॉज अभी अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक ऐसी मूवी है जिसे देखने पे लोग थिएटर में बेहोश हो रहे थे एंड वॉमिट कर रहे थे एंड थिएटर वालों को उस मूवी को बैन करना पड़ा, तो तुम्हारे अंदर तो ऑब्वियसली कीड़ा जागे गए कि आखिर ये मूवी है क्या। तो उस मूवी का नाम था द एग्जॉर्सिस्ट। आई एम श्योर तुम सब जानते होगे इस पॉइंट पर। वेल अगर हम लोग आज ये मूवी देखे तो हमें काफी डिसेंट लगेगी। तो आखिर क्या बात है जो इस मूवी को इतना ज्यादा डरावना बनाती है कि लोग बेहोश हो गए एंड लोगों को इतना ज्यादा शॉक मिला। सो जो चीज इस मूवी को इतना ज्यादा डरावना बनाती है वो इसके विजुअल्स नहीं है, वो दरअसल ये दावा है कि ये स्टोरी एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। सो मूवी के अंदर हम एक लड़की के बारे में बताते हैं जिसके ऊपर एक डीमन अटैक करता है, बट ओरिजिनली दरअसल ये एक लड़के के साथ हुआ था एंड उस लड़के का नाम सालों तक काफी टाइम तक गुप्त था। किसी को भी पता नहीं था कि उस लड़के का नाम क्या है। आई मीन फाइलों में भी उसका नाम सिर्फ R रजिस्टर किया गया था, लेकिन जब डिस्कवरी ने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई तो पता चला कि उसका नाम दरअसल रोनाल्ड डो है। एंड नाम पता चलने के बाद भी काफी टाइम तक किसी को ये नहीं पता था कि वो दिखता रियल फोटो ऑफ रोनाल्ड ये बंदा था। तो ये क्या था? ओ यार इस पे जो वो मूवी बनी है द एग्जॉर्सिज्म, वो इस बंदे की रियल लाइफ स्टोरी पे है। अच्छा ओके।
अभी वो कहाँ पर है, बट अगर तुम उसका नाम सर्च करोगे तो उसके साथ एक फ़ोटो अटैच आएगी। सो जो हॉरिफिक स्टोरी है वो स्टार्ट होती है 1949 में, जहाँ पर मायलैंड में रोनाल्ड एक छोटे से गांव में रहता था। रोनाल्ड की एक बहुत ही करीबी आंटी थी जिनका नाम था मिली। जो मिली आंटी थी वो दरअसल बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्ट थी एंड प्रेतों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड क्योंकि रोनाल्ड के बहुत ज़्यादा करीब रहता था इसलिए रोनाल्ड के अंदर भी इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत इंटरेस्ट आ गया। एंड वो 13 साल की उम्र में ही ऊजा बोर्ड चलाना सीख गया। जैसे ऊजा बोर्ड का नहीं पता, लाइक एक बोर्ड है वो यहाँ पे रखोगे तो रात के 3 बजे तुम लोग 2 बंदे या 3 बंदे उस पर उंगली रखेंगे और भूत से बातें कर सकते हैं। वो आपको खुद ही वो आपकी उंगलियां मूव करेंगी और यस या नो और अपना नाम बता सकता है या अपने नंबर्स बता सकता है। और रियली होता है ये कहाँ पर है? ये यहाँ पता नहीं बट अलग जगहों पे होता है। ओह माय गॉड, ना कर यार। हाँ होता है यार, पॉसिबल उसकी है। आंट की डेथ हुई तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया एंड इसी उसकी चक्कर आंट मर में गई। ऊजा बोर्ड की वो मदद कैसे से आंट मर एक गई? बार अपनी मर गई ना? आंट से कांटेक्ट करने का ट्राई करता है एंड यहीं से चीजें अच्छा वो ऊजा बोर्ड लेके उसको फाइंड उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। ओ अच्छा, तो पूजा बोर्ड किसका था? ऊजा बोर्ड आंटी का था। ऊजा बोर्ड, ऊजा कहते हैं, ऊजा बोर्ड आंटी का था। तो उससे लेके उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो मर चुकी थी। घर में लोगों को हल्की हल्की पानी की बूंदों की आवाज आने लगती है बट किसी को भी उनका कोई सोर्स पता नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरे घर में ही आ रही है बट लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। बट जैसे दिन बीतने लगे वो पानी के टपकने की आवाज़ धीरे धीरे स्क्रैचेस एंड ठोकने की आवाज़ों में चेंज हो गई। बल पूरे घर वालों को फर्स्ट में लगा कि ये शायद चूहों का काम है बट जब उन्होंने चेक कराया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। देन धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा वर्स होने लगती है। घर में फर्नीचर अपने आप मूव होने लगते हैं एंड एक बार एक जीसस का पोर्ट्रेट था दीवार पर, वो बहुत जोर से शेक करने लगता है। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई दीवार के अंदर से उस पोर्ट्रेट को पीछे से मार रहा है। फिर धीरे धीरे करते हुए घर में जितनी भी वर्स्ट एक्टिविटी हो रही थी वो पूरी तरीके से रियल फोटो ऑफ द स्टेयर्स लीडिंग टू रोलैंड रूम। अच्छा ये उसके रूम की स्टेयर्स हैं। अच्छा असली कमरे में शिफ्ट हो जाती है एंड वो सारी एक्टिविटी ज़्यादातर अब रोनाल्ड के कमरे के अंदर ही हो रही थी। One night Ronald bed starts shaking and violently. Here come into after her Ronald screams and she too witness this terrifying scene. मतलब यार इन्होंने टैक्सी तरह का डाला है, समझ नहीं आ रहा। चलो ओए एक रात उस रोनाल्ड का बेड हिलना स्टार्ट हुआ बहुत ज्यादा, बहुत होने लगी। क्या नाम वो है? चिल्लाना शुरू कर गया और वो बड़ा खतरनाक सीन था। मिली के मरने की लगभग 1 महीने बाद रोनाल्ड की बॉडी के ऊपर एक मार्किंग अपीयर होती है जिस पे लिखा हुआ था लुइस। लुइस तभी घर वाले समझ जाते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है एंड ये कोई डिमोनिक चीज का प्रेजेंस हो सकता है। तो घर वाले उस आत्मा को चैलेंज करते हैं कि वो अपनी प्रेजेंस बताए एंड इस चीज के रिस्पॉन्स में वो इविल स्पिरिट एक चेयर को लिविंग रूम में बहुत जोर से फेंकता है। फिर धीरे धीरे करते हुए रोनाल्ड के पैरों के ऊपर जलने के मार्किंग्स आने लगते हैं। तो इसीलिए रोनाल्ड की फैमिली एक लोकल लूथरल से कॉन्टैक्ट करती है जो उनके घर पर आता है उनके साथ प्रेयर करने के लिए। लेकिन प्रेयर के टाइम जब वो देखता है कि रोनाल्ड के ऊपर मार्किंग्स अपीयर होते हुए तो वो उन्हें सजेस्ट करता है कि तुम लोग जाके चर्च में बात करो बिकॉज वही लोग इन सारी चीजों से लड़ सकते हैं। बट फैमिली वाले डिसाइड करते हैं कि वो उस जगह को ही छोड़ देंगे ताकि वो सारी एक्टिविटीज वहीं पर रह जाए। चेंज करते हैं मिजोरी में आते हैं, वहाँ पर भी वो एक्टिविटीज रुकती हैं और ज्यादा बुरी तरह से कंटिन्यू फाइनली चर्च में कांटेक्ट करते हैं जहाँ पर उन्हें फादर बाउडन मिलते हैं। ये सब फादर बाउडन कन्विंस नहीं होते हैं बट वो डिसाइड करते हैं कि वो उनके साथ जाएंगे ताकि ये लोग का स्ट्रेस कम हो एंड अगर कुछ बात होगी तो वहाँ पे पता चल भी जाएगा। तो उस दिन फादर बाउडन अपने एक साथी फादर रेमंड के साथ उनके घर पर विजिट करते हैं। बट थोड़े प्रेयर करने के बाद रोनाल्ड बहुत जोर से चिल्लाने लगता है कि उसकी छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है एंड जब वो लोग उसका शर्ट रिमूव करते हैं तो रोनाल्ड की छाती के ऊपर रेड मार्किंग्स अपने आप अपीयर होने लगती है एंड ये सब देखकर दोनों प्रीस्ट बहुत ज्यादा इंटेंस प्रेयर करने लगते हैं रोनाल्ड के ऊपर। प्रेयर्स लगभग रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कंटिन्यू रहते हैं जिसके बाद रोनाल्ड शांत हो जाता है। इसके बाद फादर बाउडन एंड रेमंड समझ जाते हैं कि ये एक रियल डील है एंड उन्हें एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग चर्च में जाते हैं परमिशन लेने के लिए। फाइनली उसका अप्रूवल मिल जाता है बट एक कंडीशन पे कि जो भी एक्सोर्सिज्म के दौरान होगा फादर बाउडन को वो सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपनी डायरी में, जिसमें वो एग्री करता है। ये रिकॉर्ड की हुई है सारी चीजें जो भी मतलब एक्सोर्सिज्म मतलब उन पे ना जैसे बाहर की कंट्रीज में होता है कि एक्सोर्सिज्म मीन किसी पे जैसे कि तेरे पे है कोई स्पिरिट है तो मैं तेरे पे वो करूंगा प्रेयर करूंगा, वो प्रेयर कहते हैं उनको।
तो वो करना होता है एक्सॉर्सिज्म, वो काफी दिनों तक भी चल सकता है और काफी अच्छा, मतलब महीने ये तक भी। इसको सही करने के लिए। और उसको वो करते करते रिकॉर्ड भी करेंगे और केस बताएंगे कि आज उसकी हालत ऐसी, आज हालत ऐसी, आज हालत ऐसी है। सो अभी से जो भी तुम सुनने वाले हो वो प्रोफेशनली फादर बाउट के द्वारा लिखा गया है। जो उन्होंने एक्सोर्सिज्म के टाइम पर एक्सपीरियंस किया एंड देखा, वो सारे 28 डेज के एंट्रीज यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं एंड मैं तुम्हें वही पढ़ के सुनाने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन। डिस्क्लेमर, डिटेल टू अबाउट एंड कैन मेक यू पैरानॉइड। ओए डे 1 ये तो ग्रैनी चल पड़ी यार, है ना? 60 क्या फादर बिशप घर के अंदर एंटर करते हैं एंड रोनाल्ड के कमरे के अंदर जाने के बाद हम लोग रिचुअल करना स्टार्ट करते हैं। लड़का इस बार बहुत ज़्यादा वायलेंट था, इसलिए उसके पापा उसे होल्ड करके रखे हुए थे, पर वो लड़का अपनी उम्र से ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था। डे 2 सब कुछ एकदम बहुत ज़्यादा शांत है। आज लड़के ने कुछ भी नहीं किया बल्कि पीसफुली बस सो ही रहा था। शायद कल के प्रेयर्स वर्क कर रहे थे, बट जैसे ही हम लोग वहाँ से गए लड़का फिर से बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग गया घंटों तक। I will not forgive you. Skip this video. My life is more important than the next video. Please don't hesitate. Day 3 हम लोग वहाँ पर वापस आते हैं एंड उसकी मम्मी एंड पापा की हेल्प से हम लोग रिचुअल कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं एंड लगभग 4 घंटे प्रेयर करने के बाद लड़का ऐसा एक्ट करने लगता है कि उससे उल्टी आ रही है एंड वो घर की एक खिड़की खोलने के लिए कहता है रियल रूम फोटो। ओह माय गॉड, रियल रूम फोटो, जो उसके घर वाले तुरंत खोलते हैं एंड थोड़ी ही देर के अंदर रोनाल्ड एकदम नॉर्मल एक्ट करने लगता है। इसके बाद हम लोग शांति से बैठते हैं क्योंकि हमें लग रहा था कि सब कुछ एकदम ठीक हो गया है एंड वो बुरी आत्मा जा चुकी है। जिसके बाद उनकी फैमिली हमें थैंक्स गिविंग देती है एंड हम लोग चले जाते हैं। सो फादर्स को लग रहा था कि वो एविल स्पिरिट जा चुकी है, बट ऐसा नहीं है बिकॉज एक्सोर्सिज्म की किताब की एविल स्पिरिट अपने विक्टिम्स को पीस में छोड़कर चली जाती है। सबको लगा कि ठीक हो चुकी है एंड जो एक्सोर्सिज्म कर रहा है उसे की मदद से देखना पड़ता है एंड रियलाइज करना पड़ता है ये एक ट्रैप है। देख रही है। रात के 2 बज रहे थे, हम लोग वहाँ से जा चुके थे एंड लगभग 1 घंटे बाद रोनाल्ड फिर से बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें पूरे घर को फेल कर देती है। इसके बाद फैमिली वाले हमें वापस से बुलाते हैं एंड हम लोग लगभग 3:15 पर वहाँ पर अराइव करते हैं एंड रोनाल्ड हमें देखते से ही बहुत बुरी गालियाँ देने लगता है एंड चिल्लाने लगता है एंड लगभग 6 बजे वो काफ़ी सारा थक जाता है एंड फिर से सो जाता है। बेटा एक्सॉर्सिज्म करना है, उनका काम ही यही है। एक्टिविटीज वापस स्टार्ट होती है। पूरे घर के अंदर से नॉकिंग की आवाज़ आने लगती है एंड रोनाल्ड के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। हम लोग लगभग 9 बजे वहाँ पर अराइव करते हैं। इस रात बाकी सारे रातों से कुछ ज़्यादा ही वायलेंस हो रहा था। रोनाल्ड के अंदर उसकी नॉर्मल कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा ताकत थी। वो हम पर भौंकने लग गया, चिल्लाने लग गया एंड मल्टीपल आवाज़ों में बात कर रहा था, जैसे कि उसके अंदर से 2 आवाज़ें आ रही है एंड ये सब देखकर उसकी माँ बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। सो मैं सजेस्ट करता हूँ कि रोनाल्ड को कहीं और ले जाना पड़ेगा उसकी माँ से दूर, ताकि हम लोग बिना रोक टोक के एक्सोर्सिज्म कर सके एंड इसीलिए हम लोग रोनाल्ड को एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं जो कि कैथलिक मॉन्क्स चलाते हैं एंड वहाँ जाने के बाद उसकी स्ट्रेंज एंड टेरिफाइंग हरकतों को देखकर हम लोग उसे एक प्राइवेट रूम में रखते हैं जो कि एक प्राइवेट फ्लोर पर था, साइकेट्रिक वार्ड के ऊपर। Day 5 to 70 मैं शाम को वापस आता हूँ फादर बिशप के साथ। क्या नाम है ये जो है क्या नाम है, उसको क्यों तंग करी थी, मतलब मींस के उसके अंदर क्यों आ गई थी उसकी रूह? उसने बुलाने की कोशिश की थी। वो अपनी आंटी से बहुत प्यार करता था। वो आंटी बुलाने की कोशिश, तो उसने बुलाने की कोशिश उस पे ही कर लिया, हैवी हो गई। एंड इस बार हमारे साथ एक और पर्सन होते हैं जिनका नाम होता है फादर हेलरिन। हेलरिन दरअसल एक यंग प्रीस्ट था। वो फादर्स कहते हैं ना, इसलिए बुलाया गया था ताकि वो लड़के के साथ बात कर सके, जो एक्सॉर्सिज्म वगैरह या ये चीजें करते हैं। उसका मेन जॉब ये था कि उस लड़की को होल्ड करके रखना है एक्सोर्सिज्म के टाइम पर। एंड जब चीज़ें एकदम शांत होती थी तो वो रोनाल्ड के कमरे में जाकर उससे बातें करता था, उससे खुश रखने का ट्राई करता था। जैसे हम लोग कमरे के अंदर जाते हैं हेलरिन रोनाल्ड से बातें करने लगता है एंड मैंने उसे एक छोटी सी हॉली वाटर के साथ ब्लेस्ड किया था जो वो एक ड्रॉर के ऊपर रखता है, बट रखते के तुरंत बाद ही वो बॉटल उड़कर एक दीवार में जाकर टकराती है एंड पूरी तरीके से टूट जाती है। लेटर इंटरव्यूज में हेलरिन कहता है कि जब मैंने वो सब देखा तो मुझे यकीन हो गया कि हम लोग एक रियल डील से डील कर रहे हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने सिर्फ सुना था बट मैंने फर्स्ट टाइम ये सब देखा था अपनी आंखों से होते हुए। जैसे हम लोग रिचुअल करना स्टार्ट करते हैं लड़का चिल्लाने लगता है, हम पर चिल्लाने लगता है एंड बहुत बुरी गालियाँ देने लगता है एंड उसने फादर हेलरिन को कहा कि उसकी माँ ने नर्क से हेलो बोला है। ये सब बहुत घंटों तक होता है जिसके बाद फाइनली वो शांत होता है। इसके बाद काफी देर में बोला है ना, वापस से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इस बार रोनाल्ड बहुत ज़्यादा वायलेंट था, इतना कि हम 3 मर्दों को भी उसे हैंडल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी।
वो हमसे दो आवाज़ों में बात कर रहा था एंड हमें बहुत बुरी बुरी गालियाँ दे रहा था। इसके बाद वो हम पर एक बहुत ही गंदा सा लिक्विड थूकना स्टार्ट करता है। एक दिन एक्सोर्सिज्म के टाइम पर लड़का चिल्लाने लगता है कि फादर हेलेरन उसे बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा रहे हैं एंड जैसे ही फादर हेलेरन अपनी ग्रिप छोड़ते हैं तो वो लड़का सीधा उनके मुंह पे पंच मारता है एंड उसकी नाक तोड़ देता है। बट हम लोग फिर भी कंटिन्यू करते हैं। पर धीरे धीरे रोनाल्ड और ज़्यादा वायलेंट होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग रहा था एंड वक्त के साथ उसने लगातार पेशाब करना भी स्टार्ट कर दिया था। कमरे की चीज़ें रेगुलरली अपने आप हिलने लग गई। Day 18 ऑन डे 18 रोनाल्ड हमसे पेन और पेपर मांगता है जो हम लोग उसे देते हैं एंड वो उस पर लिखता है। टोटल डे का तो नहीं पता लेकिन 18 दिन अभी तक है। वो उनसे पेन और पेपर मांगा है अभी, अब उस पे लिखेगा ये लिखा है ये रेड वाला आई एम द डीलर डील हिमसेल्फ एंड विद इन द डे टुडे आई विल गिव यू अ साइन। ये लिखने के थोड़े टाइम बाद ही रोनाल्ड बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी छाती पर रोमन नंबर पर 10 अपीयर हो जाता है। ये सब देखने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं लड़के को बैप्टाइज करूंगा। Day 19 इस दिन मैं लड़की के परमिशन से उसे बैप्टाइज करता हूँ एंड ये शायद काम कर रहा था बट 10 मिनट बाद ही वो लड़का वापस से चिल्लाने लगता है एंड गुस्सा करने लगता है। Day 20 to 26 night after night the ball still night after night prayer continues, night after night the boy will still overwhelm me। मतलब उस तरह ही करता रहा जिस तरह मतलब वो भी चलता रहा और करता भी उस तरह ही रहा, बिकॉज़ उसी तरह था, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। वो और वेरी डेंजरस, खतरनाक। Day 27 हम लोग रिचुअल कंटिन्यू कर रहे थे बट रोनाल्ड बहुत जोर से चिल्लाता है एंड उसकी छाती पर कैपिटल लेटर्स में एग्जिट अपीयर हो जाता है। हम लोग ये सब देखकर बहुत ज्यादा हॉरिफाइड थे बट हम लोग स्टिल प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि डेविल अब इसकी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है उससे बात करने के लिए। जिसके बाद रोनाल्ड हमें देख के हंसता है और कहता है कि यू नीड टू से वन मोर वर्ड बट यू नेवर से इट। यू नीड टू वो कहता है लाइक रोनाल्ड कहता है you need to say more word but you never say it। तुम चाहते हो कि तुम और लफ्ज़ बोलो लेकिन तुम नहीं बोल सकते। देन उस रात ये सब एंड करने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि ये स्टेटमेंट क्या था। हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे बट जैसे ही मैंने एक्सोर्सिज्म की किताब खोली तब मुझे पता चला कि मैं बार बार लगातार लॉर्ड वर्ड बोलना भूल रहा था। ये सब देखकर मैं जब प्रेयर कर रहा था तो वो लॉर्ड वर्ड बोलना भूल रहा था। लॉर्ड भी यस आई नो खुदा तो बहुत ज़्यादा डर ही गया बट हमारी उम्मीदें भी कम होने लग गई। Day 28 फाइनल नाइट ये रात बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। जैसे हम लोग फैसिलिटी में एंटर होते हैं हमें तुरंत अंदाज़ा हो गया कि कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। पार्किंग लॉट से हम लोग देख रहे थे कि जिस फ्लोर पर रोनाल्ड है उस फ्लोर की सारे कमरों की लाइट्स बहुत ज़्यादा फ्लिकर कर रही है, अपने आप ऑन एंड ऑफ हो रही है। एंड जैसे हम लोग हॉस्पिटल में एंटर करते हैं वहाँ का क्लर्क बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है और डरा हुआ रहता है। वो हमें एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा था कि उसने क्या देखा है एंड यहाँ पे क्या हो रहा है। हम लोग धीरे धीरे रोनाल्ड के कमरे की तरफ जा रहे थे बट इस बार चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग थी। हमें बहुत तेज सल्फर की स्मेल आ रही थी एंड अकॉर्डिंग टू डिमोनोलॉजी जहाँ से तुम्हें सड़े मांस की बदबू आए उसका मतलब द डीमन द डेविल माइथोलॉजी के मीन से मतलब होता है कि वहाँ पे कोई इविल स्पिरिट है। लेकिन अगर तुम्हें कहीं से बहुत तेज सल्फर की स्मेल आए तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर एक डीमन है। बाकी रातों के मुकाबले ये रात बहुत ज्यादा डीमन का नहीं मतलब शैतान हुआ बाप वो भी होता है डीमन तो वो भी आता है डेविल तो डेविल ही नहीं ना आता होता है। अगर किसी के अंदर डेविल आ गया तो वो बनता वो डेविल आता है सही अलग थी। जैसे हम लोग रोनाल्ड के कमरे के अंदर जाते हैं हम लोग रोनाल्ड को देखते हैं। वो बेड के ऊपर बैठा हुआ था एंड हंस रहा था। वो हमें देख के गालियाँ देने लगता है, लैटिन लैंग्वेज में बात करने लगता है। इसके पहले उसने कभी भी लैटिन लैंग्वेज में बात नहीं की। हमने तुरंत ही रिचुअल स्टार्ट कर दिया एंड रिचुअल के टाइम पर रोनाल्ड ने हमसे कहा कि ये है तुम्हारा साइन। उसके बाद मैंने स्पिरिट को कमांड किया कि अपने आप को प्रूव करे एंड ये सुनकर लड़का हंसा एंड उसने मेरे पर्पल वेस्ट मैट को टच किया जिसके बाद वो हजारों टुकड़ों में फट गया। उसके टुकड़े पूरे कमरे में फैल गए। ये सब देख के हमें हमारा वर्स्ट फियर रियलाइज हो गया। हमने बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया जो हमने कभी भी नहीं किया था।
सब। एंड इसी स्ट्रगल के दौरान रोनाल्ड बेड के अंदर से एक स्प्रिंग निकाल कर मुझे स्टैब करने का ट्राई करता है। वो हमें गालियाँ देता है, यूरिनेट करता है एंड दो आवाज़ों में बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है। प्रेयर करते हुए लगभग 5 घंटे बाद वो अपने बेड के ऊपर लेविटेट करना स्टार्ट करता है, लेकिन उसे बांध कर रोका हुआ था। एंड लगभग 7 घंटे बाद लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि उसने सेंट माइकल द आर्कएंजल को देखा एंड उन्होंने एक जलती हुई सॉर्ड की मदद से उस डेविल इसको देखा। ओह माय गॉड, को भगा दिया, जिसके तुरंत बाद चीजें एकदम साइलेंट हो जाती है। एंड फाइनली इस रात बाद जो 21 डेज पहले चालू हुआ था, लड़का फाइनली नॉर्मल दिखने लगता है। वो धीरे धीरे रिकवर करने लगता है, जिसके बाद वो एक नॉर्मल लाइफ भी जीने लगता है। लेकिन बदकिस्मती से ये जो 28 डेज के रिकॉर्ड्स थे वो गलती से मीडिया में लीक हो जाती है, जो रोनाल्ड के लिए एंड चर्च के लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात थी। एंड फादर बाउडन को आज तक रिग्रेट है कि उनकी वजह से रोनाल्ड की ज़िंदगी ख़राब हो गई एंड उसकी पर्सनल लाइफ एकदम ख़त्म हो गई। एंड ये सब स्टोरी देखने के बाद विलियम पीटर फादर से कांटेक्ट करते हैं, जो कि द एक्सोर्सिस्ट के डायरेक्टर है। एंड फादर से वो पूछते हैं कि जो ये सब लिखा है आपने, क्या वो सच है? एंड इसके रिप्लाई में फादर बाउडन कहते हैं, I had no doubt about it then, I have no doubt about it now. What was in that room that night was the otherworldly force, we called it devil in the flesh. एंड इस स्टोरी से इंस्पायर होकर विलियम एक किताब लिखते हैं द एक्सॉर्सिस्ट एंड लेटर एक मूवी भी बनाते हैं। एट द एंड तुम भले इन सारी चीज़ों में नहीं मानते हो भूत प्रेतों में, बट ये स्टोरी इतनी ज़्यादा हॉररिफाइंग है एंड आखिर तुम इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी करोगे कैसे? तो तुम्हारे जो भी रिलेटिव है जो कहते हैं कि भूत वगैरह नहीं होते, उनको ये वीडियो पूछो। इसमें फुल मूवी बनी हुई है इस पूरी स्टोरी पे। वाह, फिर यार देखने में लाइक मारो। अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स और कमेंट्स ज्यादा आएंगे कि इस मूवी को पूरी देखो, हम पूरी मूवी का रिएक्शन देंगे। वो बड़ा मुश्किल है, बड़ा लंबा काम है वो। रिएक्शन अच्छा भी होगा, ये हमारा फर्स्ट ही रिएक्शन है, लेकिन फुल प्रॉपर तरीके से हम फुल रिएक्शन देंगे। अगर आप चाहते हो कि हम फिल्म देख कर करें तो फिर जनाब हम टाइम निकालते हैं, और दूसरा आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और कमेंट्स करेंगे तो फिर हम व्हाई नॉट। अब क्या कहना है? ये था इस सीरीज का फर्स्ट केस। आई होप अच्छा ये सीरीज है, इसके 3 पार्ट्स और हैं, मतलब 2 पार्ट्स और हैं इस वीडियो में। अच्छा, इस सीरीज के अभी एंड नहीं हुई है। हाँ, और भी ऐसे हैं केसेस जो हम देख सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। तो बताओ, एक तरह डर लगा? डर तो लगा, लेकिन जब प्लेस और जो इन्वायरमेंट जो हमने बनाया होता है, माहौल वो भी हॉरर, तो फिर बंदे की चीखें निकलती है ये चीज़ देखकर। यार ये ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर ये जो रियल केस है, ये रोनाल्ड वाला, ये रियल केस है, और अगर किसी बंदे के साथ ये हुआ है तो भाई वही बंदा जानता है वो कितना खतरनाक होता है। हाँ, बंदे की रूह तरफ जाती है और पता चल जाता है कि जनाब ये हो क्या रहा है हमारे साथ, लेकिन अल्लाह माफ़ करे। और बस यही है कि आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप कमेंट्स करें तो हम अच्छा रिएक्शन और करते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो हम और भी रिएक्शन की वीडियो बनाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करके शेयर कर दें।